चलिए, जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों आज हम लोग बात करेंगे जो बिहार बोर्ड ने मॉडल पेपर जारी किया है 2023 का, इसके आंसर की को देखेंगे, जिसमें आज हम इस वीडियो में या फिर इस क्लास में साइंस का जो मॉडल पेपर है उसके आंसर की को देखेंगे। और एक आज क्वेश्चन है, मुझे लगता है कि लगभग पूरा का आंसर हम दे ही दिए हैं, जो आपको बाहर खोजने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा इस वीडियो में को देखने के बाद। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। और एक और बात याद रखेंगे आप लोग कि ये जो बिहार बोर्ड मॉडल पेपर जारी किया है, ठीक ना, अब मेरा यदि लगता है कि अब हम उतना ज़्यादा नहीं पढ़ पाएंगे या उतना मेरे पास समय नहीं है, जिससे कमज़ोर जो छात्र है, अपने आप को लगता है जिसको हम कमज़ोर है, तो आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि कम से कम जो मॉडल पेपर जो जारी हुआ है इसको आप समझ के अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा, तो पास तो करिए जाइएगा, है ना। तो चलिए फिलहाल आज इस वीडियो में हम ऑब्जेक्टिव को देखेंगे और आपको बता दें कि मेगा टेस्ट जो हुआ था उसमें हमने क्या किया था, हूबहू क्वेश्चन यही डाल दिया था, इसीलिए आप लोग टेस्ट एग्जाम दिए हैं उसका भी आंसर आप इसमें मिला लीजिएगा, यही क्वेश्चन है। ठीक, चलिए। और एग्जाम लेने का एक मेरा पर्पस ये भी था कि एक प्रकार से आपको बिहार बोर्ड के द्वारा जारी किया गया जो मॉडल पेपर था उसको भी आपको हम दे दिए, सेट दे दिए एक प्रकार से, और दूसरा एक एग्जाम भी ले देख लिए कि कितना आप लोग बना पाते हैं। तो आंसर आप रिजल्ट जिस दिन पब्लिश करेंगे उस दिन देखिए लीजिएगा। आज रिजल्ट आपको कल से परसों तक मिल जाना चाहिए, ऐसा लग रहा है मुझे। देखते हैं, फिलहाल आंसर की मिला लीजिए आप लोग, और इससे रिलेटेड आगे पीछे जो होता है उसको देखते हुए हम इस वीडियो में बात करते जाएंगे कि ये क्वेश्चन इसमें दिया हुआ मॉडल पेपर में तो इस टाइप से और क्या बन सकता है, या फिर क्या पूछा जा सकता है, या क्या पूछा गया है। ठीक है, तो चलिए आप लोग वीडियो का अंत तक बने रहिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो कम से कम एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए, तो एक नंबर क्वेश्चन है आपका, देखिएगा आप लोग मॉडल पेपर का यदि आप लोग हार्ड कॉपी नहीं निकाले हैं तो मेरा यही रिक्वेस्ट होगा कि पीडीएफ, इसका जो पीडीएफ है ना, हम टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर चुके हैं, आज ने बहुत पहले कर दिए थे, तो उसको जाइए आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा, और डाउनलोड करके अपना हार्ड कॉपी निकाल लीजिएगा, है ना। उसके बाद उसमें टिक लगा के आप अपना तैयारी अच्छा कर सकते हैं। हार्ड कॉपी निकाल लीजिएगा तो बेटर ही होगा, और नहीं निकाल पाते हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, घबराने की कोई बात नहीं है। उसके लिए ये वीडियो को आपको 2 बार 3 बार देखना पड़ेगा, जिससे इसमें जितना भी क्वेश्चन दिया हुआ है सब आपको याद हो जाएगा। इसलिए हार्ड कॉपी निकाल लेते हैं तो ठीक, नहीं तो वीडियो आप 2 बार देख लीजिए कम से कम। चलिए, तो इस क्लास को हम शुरू करेंगे। तो चलिए, पहला नंबर क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, लिखा है कि निम्नलिखित में किसका अपवर्तनांक अधिक है। निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक जो है अधिक है मेरे प्यारे बच्चों। जैसे कि ऑप्शन ए में दिया है हवा, बी में दिया है हीरा, और सी में दिया है सीसा, और डी में दिया हुआ है जल। जैसा कि आपको पता होगा कि हवा का जो अपवर्तनांक होता है 1.007 होता है, उसी प्रकार हीरा का अपवर्तनांक होता है 2.04 होता है। ऑप्शन सी में दिया हुआ है कि सीसा का जो अपवर्तनांक होता है 1.50 होता है, और जल का होता है 1.3। ठीक है, तो अब इसमें पूछ दिया कि किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक है इसमें से। तो आप लोग देखें कि हीरा का जो अपवर्तनांक है 2.42 होता है, ये ना, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, मतलब पहला का आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक, ओके, टिक लगा लिया आप लोग। दूसरा नंबर क्वेश्चन में आइए, इसको अस्थिर से समझ भी लीजिए। दूसरा नंबर क्वेश्चन में आते हैं। अब 2 नंबर क्वेश्चन में लिखा है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है मेरे प्यारे बच्चों। जैसे ऑप्शन में है ऋणात्मक, धनात्मक, शून्य, या कभी ऋणात्मक होता है तो कभी धनात्मक होता है। इसमें से राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो पूछा है आपसे अवतल दर्पण का, आपसे क्या पूछा है,
अवतल दर्पण का, तो अवतल दर्पण का ऑप्शन नंबर ए ऋणात्मक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऋणात्मक। यही आपसे उत्तर दर्पण का पूछता तो धनात्मक हो जाता है इसका राइट आंसर। ठीक है, तो फिलहाल इसमें क्या दिया है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है तो क्या होगा? ऋणात्मक होती है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए अगला क्वेश्चन अब हम देख लेते हैं। लिखा है 3 नंबर क्वेश्चन में है कि किसी लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? किसी लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? तो ऑप्शन ए में है 1, बी में है 2, सी में है 3 और डी में है 4। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2 होता है। किसी लेंस की मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है बच्चों? तो 2 होता है। ठीक है, उत्तल लेंस में फोकस उसका भी संख्या 2 होता है। अवतल में यदि आपसे पूछ ले तो उसका भी 2 होता है। इसे सिंपल लेंस यहाँ पर पूछा है ना, तो 2 में आप टिक लगाइएगा। यदि आपसे उत्तल लेंस की फोकस संख्या पूछे तो 2 में 2 ही होता है। अवतल का पूछे फिर भी 2 ही होता है। इसलिए बेशक याद रखिएगा कि लेंस की फोकस यदि जहाँ पूछे 2 में टिक लगाइएगा, 2 ही होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है कि दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण उपयुक्त होता है? दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण उपयुक्त होता है? बताइए आप लोग। अवतल दर्पण। क्या होता है? अवतल दर्पण। ऑप्शन नंबर बी में है। ठीक है, इसका हो गया। चौथा माइए। ठीक, आप लोग लगाते जाइएगा अपना अपना, बैठा मत रहिएगा। जो क्वेश्चन नहीं लाए हैं अब उसको हम क्या कहें, अपना लिख लीजिए अलग से 1 2 3 करके घर पे लगा लीजिएगा, या फिर ये वीडियो YouTube पर अपलोड होगा तो वहां से भी अपना देख लीजिएगा। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी f एवं उसकी वक्रता त्रिज्या r के बीच संबंध। देखिए फोकस दूरी f और वक्रता त्रिज्या r के बीच का क्या संबंध होता है बच्चों? f बराबर r/2। f बराबर r/2। ऑप्शन नंबर सी में है f बराबर r/2। f का मतलब फोकस दूरी, r का मतलब वक्रता त्रिज्या और 2। ठीक है, इस तरह से आपको कभी कभी एग्जाम में पूछ जाता है, कभी कभी पूछ दिया जाता है कि यदि किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर दिया है, इसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी? तो बताइए वक्रता त्रिज्या क्या हो जाएगी? फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, मतलब f बराबर 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो वक्रता त्रिज्या मतलब r का मान आपको निकालना है। तो r बराबर 2f होता है, तो गुना कर दीजिएगा तो 10 दूनी 20 हो जाएगा, है ना? 20 सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर में दिया हो तो ओके। तो फिलहाल इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। 5 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए 6 नंबर में आते हैं। फॉर्मूला याद रखना कि f बराबर r/2 होता है या फिर r बराबर 2f होता है। 6 नंबर में है कि निम्नलिखित में किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं? मतलब किस लेंस को अभिसारी लेंस भी कहा जाता है? आपको सेट में दिया हुआ भी है कि अवतल लेंस, उत्तल लेंस, मतलब निम्नलिखित में से किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं बच्चों? तो उत्तल लेंस को कहते हैं। किसको कहते हैं? उत्तल लेंस को भी अभिसारी लेंस कहते हैं। और अपसारी लेंस की बात करें तो अवतल लेंस को कहा जाता है। मतलब अवतल लेंस को क्या कहेंगे? अपसारी लेंस, और उत्तल लेंस को क्या कहेंगे? अभिसारी लेंस। 6 नंबर में है कि किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं? तो उत्तल लेंस को कहते हैं। 2 बार 4 बार हम इसलिए बोल देते हैं जैसे आपको भेजा में बैठ जाए, याद हो जाए अच्छी तरह से। ठीक है, चलिए तो 6 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही बी हो जाएगा, उत्तल लेंस। आगे बढ़ते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है कि दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य न्यूनतम होता है, मतलब कम होता है? दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य न्यूनतम होता है? बताइए आप लोग इसमें से कोई कि किसका होता है न्यूनतम? लाल का होता है। किसका होता है? लाल का। यदि ज्यादा पूछ दे, अधिक कहे तो नीला का होता है। ठीक है, इसे अच्छी तरह से याद रखिएगा। 7 का ऑप्शन नंबर सी होता है, बार बार देखा गया है एग्जाम में।
7 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 8 में आइए, सेट में भी हम किए हुए हैं। 8 नंबर में है कि तारों का तारों का टिमटिमाना प्रकाश के किस घटना को दर्शाता है? अपवर्तन। प्रकाश के अपवर्तन को दर्शाता है। ठीक है, तो 8 का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। 8 का क्या हो जाएगा? डी। तारों का टिमटिमाना प्रकाश के किस घटना को दर्शाता है? तो प्रकाश के अपवर्तन को दर्शाता है। चलिए 9 नंबर में आइए। अब 9 नंबर में है, किसी को दिक्कत नहीं ना? चलिए, लिखा है 9 नंबर में कि निम्नलिखित में किसमें प्रकाश की चार्ज सबसे अधिक होती है? आपको पता होगा कि सबसे अधिक जो होती है चार्ज किसमें होता है? निर्वात में होता है। किसमें? निर्वात में। तो 9 का आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। 10 में आइए। मुझे पता है कि जो हमको तो इतना तो लगता है कि मतलब 80 में आप लोग देखिए, ये मत ही करना है कि हमको सब पूरा नहीं टकराया या ये नहीं हुआ। 80 के क्वेश्चन में से आपको कितना बनाना था? 40 ही बनाना था। फिर भी हम आप लोग से कितना बनवाए हैं? पूरा बनवाए हैं। यही देखने के लिए कि आप लोग कितना बना पाते हैं पूरा में से। वैसे बोर्ड में आपको कितना बनाना है? मात्र 40 ही बनाना है। तो 80 में से क्या 40 बनाने में कोई किसी को कोई दिक्कत था? 40 में 40 होता है कि नहीं होता? यदि पूरा सेट हम जो दिए हुए हैं, सेट यदि कंप्लीट था आप लोगों का, तो पूरा 40 को आता कि नहीं आता? है ना? कोई किसी को दिक्कत नहीं ना था उसमें। चलिए, इसलिए सेट बेस्ट है। यदि सेट भी नहीं पढ़ पाए कोई भी स्टूडेंट ऐसा है, तो कम से कम इसको बाबू पढ़िए लो। आप लोग से रिक्वेस्ट है मेरा। चलिए, तो 10 नंबर में है कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं? बोलो। 2। प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम है। यदि परावर्तन के पूछे फिर भी 2 होता। अपवर्तन का पूछे फिर भी 2, परावर्तन का पूछे फिर भी 2। कौन कौन होता है इस सब्जेक्टिव के लिए याद कर लेना, सेट में दिए हुए हैं। चलिए 11 नंबर में आ जाते हैं। 11 नंबर प्रश्न में था कि जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है? आप लोग बताइए किस में टिक लगाए हैं? जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है मेरे प्यारे बच्चों? बताइए इसका राइट आंसर क्या होता? ऑप्शन नंबर सी हो जाता, स्थितिज ऊर्जा। क्या हो जाता? स्थितिज ऊर्जा। ऑप्शन नंबर सी हो जाता। चलिए 12 नंबर में आ जाते हैं। 12 नंबर प्रश्न है कि जलता हुआ मोमबत्ती दर्शाता है, जलता हुआ मोमबत्ती दर्शाता है या जलता हुआ मोमबत्ती बदलता है किसमें? रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलता है। किसमें? रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलता है। इसमें थोड़ा सा मैं डॉट लगा था, आप लोग देख लीजिएगा मुझे, लेकिन याद लगभग यही सही होगा। आप लोग उसको एक बार देख लीजिएगा। 13 नंबर में आते हैं। और आप लोग कमेंट करना मत भूलिएगा कि यदि जितना आपका कितना सही होता है 80 में वो बताइएगा, और 40 में कितना होता है उसको भी देखिएगा। शुरू से 40 में कितना लाए, 40 से 80 तक में कितना लाए, कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा, या फिर जहाँ भी बताना हो टेलीग्राम पर ही वहाँ पर भी बता सकते हैं। चलिए 13 नंबर प्रश्न में है कि एक विद्युत सेल से धारा प्राप्त करने पर इसके सिरों के बीच विभवांतर का मान विद्युत वाहक बल की तुलना में हो जाता है। क्या हो जाता है? एक विद्युत सेल से धारा प्राप्त करने पर इसके सिरों के बीच विभवांतर का मान विद्युत वाहक बल की तुलना में क्या हो जाता है? कम हो जाता है। क्या हो जाता है? कम हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा बच्चों। 14 नंबर में आइए आप। 14 क्वेश्चन नंबर 14 आ गए आप लोग? चलिए 14 नंबर में देखिए लिखा है कि प्रतिरोध का मान बढ़ाने के लिए प्रतिरोधकता को जोड़ा जाना चाहिए। किस क्रम में? समांतर क्रम में या श्रेणी क्रम में या फिर ये भी दोनों, या इनमें से कोई नहीं? इसका राइट आंसर हो जाएगा श्रेणी क्रम में। किसमें? श्रेणी क्रम में। प्रतिरोध का मान बढ़ाने के लिए प्रतिरोधकता को जोड़ा जाना चाहिए। किसमें? श्रेणी क्रम में। ठीक है।
अभी आंसर मिलाते जाइए, बाकी इस पर हम लोग डिस्कस करेंगे बाद में। 15 नंबर प्रश्न है कि विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्रायः जिस छड़ का उपयोग होता है वह है, आप लोग पढ़े थे नरम लोहा। आप लोगों को क्या बताया गया था, सेट में क्या दिया हुआ है, नरम लोहा। इसमें भी नरम लोहा, तो बढ़िया बात है। चलिए बी में मान लीजिए ठीक कि विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्रायः किस छड़ का उपयोग किया जाता है, नरम लोहा। आगे बढ़ते हैं। 16 नंबर प्रश्न है किसी को कोई आपत्ति, कोई दिक्कत, बोलो जल्दी, नहीं ना, आराम से टिक लगाते चलिए। 16 नंबर में है उच्चतर ताप पर कौन सी प्रक्रिया पूरी की जाती है, उच्चतम ताप पर कौन सी प्रक्रिया पूरी की जाती है बच्चों, नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन, दोनों इनमें से कोई नहीं। इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा नाभिकीय संलयन, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। आराम से टिक लगाइए, ठीक है। 16 का क्या लग रहा है, सही बना है कि नहीं एग्जाम में, एग्जाम में ठीक ठाक गया है कि नहीं, चलिए ठीक ही गया होगा, नहीं गया तो कोई बात नहीं, अब क्या करिए, ठीक है ना। चलिए अच्छा है, आशा करते हैं आप लोगों का अच्छा गया होगा और 70 प्लस ही हो जाएगा सही क्या। 17 नंबर में है कि सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत में बदलने वाली युक्ति कौन सा है, बताइए। आखिर हमसे क्वेश्चन किए थे, क्या हुआ इसका आंसर, सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत में बदलने वाली युक्ति क्या है, सौर सेल है। कौन है, सौर सेल, ठीक है। चलिए 18 नंबर में आइए कि पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल, पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए, पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए बच्चों, ये कम से कम 15 किलोमीटर प्रति घंटा होनी चाहिए, ठीक है। जो कि ऑप्शन में कहीं हमको देखने को नहीं मिला। 12 से 14 किलोमीटर प्रति घंटा दिया हुआ है, तो कुछ हद तक इसमें लगा के जाया जा सकता है, लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इनमें से कोई नहीं ऑप्शन में दिया है, तो हमको इसी में हम टिक लगाएंगे, तो ऑप्शन नंबर डी होगा। हम लोग याद रखिएगा, 18 का डी में टिक लगा लीजिए। आप लोग याद रखिएगा कि पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए, 15 किलोमीटर। उसको लिख भी लीजिए बगल में, सेट के साइड में कहीं पर आप लोग लिख लीजिए, यदि ऑप्शन में दे तो आप लोग टिक लगाइएगा, ठीक है। कम से कम कितनी होनी चाहिए चाल, 15 किलोमीटर पर आवर, 15 किलोमीटर पर आवर, घंटा क्या हो, 1.5 मार्क, 1.5 कहाँ से हो जाएगा, हम बोले थे, जब 12 से 14 हम नहीं लगा रहे हैं तो आप 1.5 में किस, हम बोले थे 150 किलोमीटर प्रति घंटा होगा, जो कि 80 से 90% पॉसिबिलिटी इसमें बढ़ जाता है ना। आप लोग याद रखिएगा कि यदि मिले तो उसी में पहले टिक लगाइएगा, ठीक है। तो दिक्कत 19 नंबर प्रश्न है कि सेल का विद्युत वाहक बल है, सेल का विद्युत वाहक बल है, शांतिपूर्वक सुनिए, नेक्स्ट बैच वेट कर रहा है। तो सेल का विद्युत वाहक बल है, ऑप्शन नंबर बी इसमें सही हो जाएगा, टिक लगा लीजिए आप लोग। सेल द्वारा इकाई आवेश पर किया गया कार्य, सेल द्वारा इकाई आवेश पर किया गया कार्य, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 19 में आ जाइए अब, घरेलू परिपथ में मुख्य रूप से किसकी आपूर्ति होती है, घरेलू परिपथ में मुख्य रूप से किसकी आपूर्ति होती है बच्चों, तो प्रतियावर्ती धारा की होती है, ऑप्शन नंबर ए में टिक लगाइए। दृष्ट धारा देता है, नहीं तो उड़ जाएगा, बैटरी से दृष्ट धारा निकलता है। अरे हम लगा रहा था तुम्हारे बिल्कुल है, एग्जाम में पूछिए, एग्जाम में कहाँ पूछे सर, बैटरी से दृष्ट धारा होता है, अपना कुछ क्या हमारा कुछ हो गया, ठीक है कोई बात नहीं।